बच्चा पार्टी। तो आज मैं जितेंद्र के आर शुक्ला। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हाई लेवल प्रॉब्लम जो लॉज ऑफ मोशन में किया था ना पहले, उसका पार्ट नंबर 2। और जो भी इसको पहली बार देखे उसको पार्ट 1 जरूर देखना है, तभी इधर जाना है। देखो, आज वाले में जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर एक वेज है, ये भी एक वेज है, एक पुली P1 है और दूसरी पुली P2 है। P2 पुली फिक्स दी गई है, P1 अप एंड डाउन मूव कर सकती है। यहाँ पर जो स्ट्रिंग्स हैं या ये पुली हैं, ये सारे के सारे आइडियल हैं, कहीं पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, यानी स्मूथ सरफेसेस हैं। और इसके साथ जो डेटा दिया गया है वो ये कि जो इधर वाला ये वेज है ए, इसका मास है 9m/64, बी वाले का मास है 2m और सी का मास है m। यहाँ पर जो ये एंगल थीटा है उसकी वैल्यू दी गई है थीटा इक्वल 10 इनवर्स 3/4। और मैंने ये 4 ऑप्शंस दिए हैं क्योंकि इसमें ये पूछा गया है एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, यानी सी का एक्सेलरेशन बताना है, इनमें से कोई एक होगा। अब ये 4 ऑप्शंस है। सबसे पहले यहाँ पर देखो थीटा इक्वल 10 इनवर्स का मतलब क्या होगा, अगर मैं इसको 10 थीटा लिखूं 3/4 तो थीटा की वैल्यू आएगी 37। एक तो हमने ये कर लिया। अब देखो इसको सॉल्व करने में जैसा इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। अगर मैं ये मानूं, क्योंकि पूरी मोशन में इसका बहुत बड़ा रोल होगा, यानी ब्लॉक बी का, अगर ये ब्लॉक बी नीचे जाएगा तो जब ये नीचे आएगा तो ए ब्लॉक लेफ्ट में जाएगा, पुरानी स्टोरी है। ये कैसा नीचे आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आएगा। क्यों, ये साइड में इसमें सपोर्ट फिर से दिया गया है, ये राइट में मूव कर नहीं सकता, यानी इसको नीचे आना है। तो अब हम इसको समझने के लिए क्या कर लेते हैं, जैसे मैं ये मानूं कि सी ब्लॉक ऊपर जाएगा, उसका एक्सेलरेशन a1 मान लिया, ये नीचे जाएगा तो मैंने माना कि इसका एक्सेलरेशन a2 है। जब ये A2 से नीचे जाएगा तो ये इधर लेफ्ट में A3 से नीचे जाएगा। अब देखो यहां पर 1 2 3 एक्सेलरेशन दिखाई देने लग गए, तो कहीं ना कहीं 2-3 इक्वेशंस भी बनेंगे। अब इसका बहुत आसान तरीका ये है कि अगर मैं ये मानूं, यहां पर मैंने मान लिया कि टेंशन T है, क्योंकि ये ही मोशन को एक तरीके से कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे T होगा, तो यहाँ भी T होगा, यहाँ भी T होगा, तो यहाँ पर टेंशन कितना होगा, 2T होगा। ये एक्सेलरेशन ऐसे ऊपर जा रहा है। अब देखिए, सबसे पहले हम चाहते हैं कि इन एक्सेलरेशन का हमें रिलेशन पता चल जाए, तो वही कंस्ट्रेंट का जो हम लोग पहले यूज करते थे। देखिए, तो इस प्रॉब्लम में जब स्टार्ट करोगे तो स्टेप 1 क्या होगा हमारा, स्टेप 1 में अगर मैं इस पुली को देखूं तो उस पुली में यहां पर ये फिक्स है, इधर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। अब ये A2 है तो यहां पर भी A2 ही होगा क्योंकि स्ट्रिंग आइडियल है, तो मैंने इसको जो इधर जाने वाला है उसको लिख दिया A2। यहां पर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में मैंने A1 माना हुआ है, तो अगर अपना वही पुराना AP वाला फॉर्मूला कि A1 इक्वल A2 होगा, दूसरा वाला ये 0 है डिवाइड बाई 2, यानी जो A2 का वैल्यू है वो 2A1 होगा, या मैं इसको बोल सकता हूं कि जो A1 का वैल्यू है वो A2/2 होगा। थोड़ी देर के लिए मैं अब यहां पर ये मान के चलूंगा कि A2 का वैल्यू A है, तो यहां पर ये वैल्यू होगी A/2। ऐसा मैंने क्यों माना, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि इस एक्सेलरेशन का वैल्यू और इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू एक ही टर्म में आ जाए, जिससे हमारे क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। तो पहला रिलेशन मुझे ये मिला। अब जब मैं इसके पास आया तो देखिए ये वेज कंस्ट्रेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वेज कंस्ट्रेंट में क्या होगा, ये सिचुएशन होगी इस टाइप से। हमारा जो ब्लॉक था वो ये था, मैं इसके डायग्राम में इंटरेस्टेड नहीं हूं, जैसा मैंने पहले भी कई बार बोला है। ये वो सरफेस है जो कांटेक्ट में है, सरफेस ऑफ कांटेक्ट के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उस पर जो एक्सेलरेशन या वेलोसिटी है वो इक्वल होना चाहिए, इनको साथ चलना है, तो ये साथ तो चल ही रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या बोला था कि ये वाला ब्लॉक स्ट्रेट बिल्कुल सीधा नीचे आएगा, तो अब जब ये बिल्कुल सीधा नीचे आ रहा है तो इसका एक्सेलरेशन हमने क्या माना हुआ है, A2 को A के इक्वल। ठीक, यहां से जो ये एंगल था वो थीटा था, तो ये एंगल भी थीटा होगा। और जो A3 है, ये देखिए, ये जो A3 का वैल्यू है ये वाला,
ये यहां से थीटा एंगल बनाएगा, इंक्लाइनेशन है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। कहने का मतलब इस A3 का इस लाइन पर वेज कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग जो कंपोनेंट होगा वो A3 साइन थीटा होगा, और इस A का इस लाइन पर जो कंपोनेंट होगा वो A cos थीटा होगा। ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, तो हमने लिखा A3 साइन थीटा इक्वल टू A cos थीटा, राइट। अब अगर मैं चाहूं तो यहां पर लिख सकता हूं A3 इक्वल A cot थीटा, साइन उधर जाएंगे। तो अब देखिए, अब मुझे A3 का एक्सेलरेशन A के टर्म में मिल गया। अब मैं इसके एक्सेलरेशन को A के टर्म में लिख सकता हूं, इस C के एक्सेलरेशन को भी इसके टर्म में लिख सकता हूं। तो यहां से देखिए इक्वेशन 1 आ जाती है, इक्वेशन 2 आ जाती है। तो एक तो हमें रिलेशन मिल गए। अब इसमें जरूरत की चीजों को हम यहाँ पे रख लेंगे, बाकी चीजों को हटा देंगे। तो देखिए, एक तो मुझे ये रिलेशन मिला, एंगल तो बाद में देखेंगे, और दूसरा रिलेशन देखिए ये मिला, ये है A1 इक्वल A/2, और जो A3 का वैल्यू है वो है A cot थीटा, ये भी आ गया। अब एक्सेलरेशन आपस में देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस का एक ही काम है, पहले एक्सेलरेशन को आपस में एक ऐसा रिलेशन डेवलप करो जिसमें कंस्ट्रेंट यूज होता है, कभी स्ट्रिंग वाला कभी बेस वाला। अब हमें इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए, तो जरा देखते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सिचुएशन था, इस टाइप से नीचे वाला हमारा वेज था, और ये यहां पर इस सपोर्ट की वजह से ये सीधा आ रहा था, देखना है बहुत ध्यान से, ये ऐसे आ रहा था, ये एंगल यहां पर थीटा था। अब इस सपोर्ट से इस ब्लॉक बी पर इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स लगा होगा, मान लेते हैं वो N1 है, इधर तो वो जा ही नहीं सकता। दूसरा एक जो बी ब्लॉक है वो ए पर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, जिसका डायरेक्शन मान लेते हैं ये N2 है। अब और इससे ये इधर जा रहा होगा, अगर इसको रिएक्शन के बेस पर देखें, इस N2 का मतलब है B का A पर और इसका है A का B पर, लेकिन इसका जो mg होगा वो तो ऐसा कहीं आया होगा, किसका mg, इस वाले ब्लॉक का, और इसका मास कितना है 2mg, तो मैं यहां लिख देता हूं 2mg। अब ये नॉर्मल है, यहां से अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं, मुझे पता है ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। इसका कंपोनेंट यहाँ कितना होगा N2 cos थीटा। एक फोर्स तो ये आ गया नॉर्मल की वजह से, मैं बात कर रहा हूं इस बी का, लेकिन इस पर ध्यान से देखो, एक टेंशन भी है, ये टी, तो एक फोर्स इस पर और है, और वो है टी। अब यहां पर देखिए, मुझे एक इक्वेशन बनती हुई दिखाई दे रही, आगे मैं सोच नहीं रहा हूं इस ब्लॉक का, क्योंकि ये लेफ्ट में जा नहीं सकता, सपोर्ट है, ये सिर्फ नीचे आएगा। अब इस वाई डायरेक्शन में सेकेंड लॉ अगर हम अप्लाई करें तो देखिए नीचे आ रहा है, यानी 2mg मोशन के अलोंग, माइनस में ये टेंशन टी होगा, प्लस N2 cos थीटा होगा, और इक्वल होगा 2ma। ये a क्या है, ये a इसका एक्सेलरेशन है। तो यहां से आपको मिल जाएगी, ये देखिए इक्वेशन 2 था और ये मिल गई 3 इक्वेशंस, ठीक। अब अगर मैं सिर्फ इसके बारे में सोचूं थोड़ी देर के लिए, देखना, मैं ऊपर के सारे सिस्टम को हटा देता हूं, क्योंकि मेरा फोकस अब किस पर है, फाइनली वेज पर है। अब ये बचा, अब इस वेज को नीचे जमीन के अंदर ये जाएगा नहीं, क्योंकि अर्थ से रिएक्शन मिलेगा, राइट में ये जा नहीं सकता क्योंकि यहां पर एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में चलेगा, जिसका एक्सेलरेशन मैंने A3 लिखा हुआ है। अब जानना ये है कि ये वाला जो एक्सेलरेशन आया वो कौन सा फोर्स था जिसने इसको इधर चलाया। तो ध्यान से देखो, ये N2 है, N2 का कंपोनेंट अगर मैं इस लाइन पर बनाऊं तो वो होगा N2 cos थीटा। अगर मैं इधर लेके जाऊं तो यहां होगा N2 sin थीटा। ये N2 sin थीटा रिएक्शन फोर्स जो इससे मिला है वही उसको इधर लेके जाएगा। तो अब देखिए अगली इक्वेशन क्या हो सकती है, N2 sin थीटा इक्वल टू इसका मास। अब इस ब्लॉक का मास क्या है, ये देखिए दिया हुआ है, तो यहां लिखोगे 9m64 इंटू, अब इसका एक्सेलरेशन क्या है, इसका एक्सेलरेशन है A3, पर कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमें पता है A3 का क्या वैल्यू आया था, तो
तो ये रख दीजिए a cot थीटा। अब यहां से एक इक्वेशन बन के ये रेडी हो गई। इसको और इजी करना है तो कर सकते हो। वैसे तो n2 sin थीटा 9m 64 a cot थीटा। अब अगर हम लोग चाहें तो साइन थीटा और कॉट थीटा की यहाँ पर अगर मैं वैल्यू डाल दूं, क्योंकि मुझे पता है जो एंगल हमें दिया गया था वो 37 है, ये 4 होता है, ये 3 होता है, ये 5 होता है। अब देखिए, तो n2 इंटू थीटा का वैल्यू है 37 यानी 3/5। तो यहां लिखेंगे 3/5, ये होगा 9m/64 इंटू a इंटू कॉट थीटा क्या होगा, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी यहां लिख देंगे 4/3। अब यहां से देख सकते हो कि इस 3 से इस 3 को हम कैंसिल कर देंगे, यानी कुल मिला के हमारे पास एक इक्वेशन यहां से बन के रेडी हो जाएगी। अगर मैं उसको लिखूं तो वो होगी n2 इक्वल 5 उधर जाएंगे तो ये 15m होंगे, ये 64 होगा 5, ठीक है, और a इंटू होगा 4a/3। ये देखिए, तो ये एक इक्वेशन नंबर थर्ड बनकर आ गई। हमारे पास अननोन वेरिएबल कितने हैं, टेंशन एक, 3 एक्सीलरेशन यानी 4 और एक नॉर्मल यानी 5। हमने इक्वेशंस कितने बनाए, 1 बनाई, 2 बनाई, और 2 बनने के बाद ये हमारी 3 इक्वेशन बनी। क्या इतने में हो सकता है, और भी चाहिए, बना लेते हैं। अब देखिए, तो यहां तक हम इस इक्वेशन तक आ गए बड़े आराम से। मैंने 1 बाई 1 क्या किया, पहले इसकी बात की, फिर इसकी बात की। अब देखिए, अलग जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमें बताना है, अब जरा उसके तरफ पास चलिए, थोड़ा उसकी भी सुनिए। ये है सी, तो सी ब्लॉक का सिचुएशन क्या है, ऊपर इसके टेंशन कितना होगा, जब ये टी है, ये टी है, तो ये 2t है, और ये ऊपर ही जा रहा है, तो यहां है 2t, ये मास इसका mg है, एक्सेलरेशन a1 है, तो ये इक्वेशन होगी 2t माइनस mg m a1। बट मैंने ये बोला है कि कैलकुलेशन इजी हो जाए, हर एक की वैल्यू a2 के रिलेशन में रखो, तो यहां लिखना है 2t माइनस mg m, और a1 का वैल्यू था a/2। अब देखिए, यहां से फिर एक इक्वेशन आ गई नंबर 4। अब ये पूरी कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। मैंने पहले भी बोला था इस एचएलपी क्वेश्चंस में इक्वेशन तक मैं आऊंगा। जब इन सारी इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जो ऑप्शन आएगा वो थर्ड सही आएगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये था एक क्वेश्चन। अब इसके बाद वाला देखो बच्चा पार्टी, अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये सेकेंड है। अब देखो इसमें क्या आपने बनाया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसमें एक ये वेज है, ये पूरा यहां से स्टार्ट हो रहा है, एक कंप्लीट वेज है, और इस पर एक मास रखा हुआ है m डैश, उतना ही मास यहां पर देखिए हैंग किया गया है। सिमिलरली इधर एक मास m है, ये भी m है, और ये भी इस पर हैंग है। दोनों का सिचुएशन लगभग एक जैसा है, बट ये दिया है कि m का वैल्यू, यानी इस m का वैल्यू इस m डैश से ज्यादा है। हमें बताना है इस m का एक्सीलरेशन, और ये पूरा सिस्टम है। अब देखो, इस प्रॉब्लम को अगर सोचना स्टार्ट करें तो सोचे कैसे। सबसे बड़ी बात है कि अब ये नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, यानी ये वेज इधर भी चल सकता है, उधर भी चल सकता है, कोई फिक्स डायरेक्शन तो दी नहीं है। तो चाहो तो इधर मान लो और चाहो तो उधर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, अगर इधर आएगा तो इधर माइनस हम लोग लेते हैं, उस तरफ हम प्लस लेते हैं, तो साइन अगर प्लस माइनस आएगा वो खुद ही बता देगा कि सही लिया है गलत। तो चलो, अब इसको 2 स्टेप में हम लोग कर सकते हैं, देखना कैसे। एक स्टेप 1, फर्स्ट टाइम में मैं ये मान लेता हूं कि जो हमारा कोरोना ऑब्जर्वर मैंने बनाया हुआ है वो ग्राउंड पर बैठा हुआ है। अब ये ग्राउंड से सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है पहले केस में। तो अब इसमें ये देखो कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये मान लूं कि ये इधर की तरफ चल रहा है a1 एक्सेलरेशन से, ये वाला वेज, और इसको मैंने माना a2 से ये उधर जा रहा है इस वेट की वजह से। इसी टाइप से ये जो a3 है वो नीचे की तरफ आएगा। अब ये देखिए 3 एक्सेलरेशन आ गए, 1 2 3, यानी इक्वेशंस भी यहाँ पे कम से कम 3 तो होंगे ही होंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे,
तो पहले वाले केस में इसमें ये देखो, इसका सबसे अच्छा ट्रिक ये है कि अगर मैं इस पूरे सिस्टम को जितना भी अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है मैं एक सिंगल सिस्टम मान लेता हूं, और सिंगल सिस्टम में पता है ना वही नेट फोर्स इक्वल M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस M3 A3 करते हो। तो इस पर देखो तो नेट फोर्स तो कुछ है ही नहीं, नॉर्मल होगा, उसके इक्वल नीचे वेट होगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं इस पूरे को सिस्टम मानूं तो नेट फोर्स तो जीरो होगा। तो यहां लिखो जीरो इक्वल। अब एक एक करके चल रहा। हाँ, एक चीज और, ये एक्सीलरेशन A1 जो है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग हर क्वेश्चन में करते हैं। जो A2 एक्सीलरेशन है वो इस वेज के ऊपर है। तो ये ध्यान रखना है कि A2 एक्सीलरेशन जो मैंने माना है वो इस वेज के रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है। इसी टाइप से A3 इधर वाले पोर्शन के रेस्पेक्ट में है। ठीक, अब देखो तो नेट फोर्स जीरो है, पहले मैंने इस वेज को देखा, अब ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, निगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है, तो माइनस साइन लगाएंगे, एक्सेलरेशन लिखेंगे A1, इसका काम हो गया। अब मैं इसके पास पहुंचा, तो इसके पास पहुंचने में ये उधर जा रहा है तो प्लस तो होगा, और M डैश भी लिखेंगे। अब जरा सोचिए, ये A2 इसके रेस्पेक्ट में है, तो ध्यान से देखो A2 राइट हैंड साइड में है, A1 लेफ्ट हैंड साइड में है, दोनों 180 डिग्री पर है। तो यहां पर जो नेट एक्सीलरेशन लिखा जाएगा ग्राउंड के लिए वो लिखोगे A2 माइनस A1। ये बात समझ गए होगे, क्योंकि ये A2 इसके रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है, तो वो हमने कॉन्सेप्ट लगा दिया A2 A1। ऑब्जर्व कौन कर रहा है? ग्राउंड से ऑब्जर्वर। चलिए अब मैं पहुंचा इसके पास, यहां पर, यहां देखिए क्या होगा, अब ये नीचे आ रहा है तो ये आगे बढ़ेगा, तो इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो ये A3 है। यहां पहुंचे, लेकिन जब मैंने इस ब्लॉक को देखना स्टार्ट किया तो ये इस वेज के इधर भी टच में है, इधर भी टच में है, यानी ये लेफ्ट राइट मूव करने के डिपेंड करेगा इस वेज पर, यानी ये पूरा ब्लॉक भी इधर की तरफ ही चलने वाला है, किस एक्सीलरेशन से? इससे। तो अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ये इधर चलेगा तो माइनस होगा, M डैश होगा, एक्सीलरेशन होगा वेज वाला, यानी A1 हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब मैं पहुंचा A3 के पास, तो देखो वो इस तरफ आ रहा है, बट माइनस लिखना होगा क्योंकि डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में है, मास लिखने में कोई परेशानी नहीं है। जैसे ही एक्सीलरेशन के पास जाओगे तुरंत अपना दिमाग खोल लेना, A3 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, वेज के रिस्पेक्ट में है, और ये दोनों देखो एक ही डायरेक्शन में है। तो रिवर में बहुत सारी रिलेटिव पड़ी हुई है, अच्छे से कर लेते हो, A3 प्लस A1 हो गया। अब मैं फिर इसके पास पहुंचा, तो यहाँ फिर वही सीन, क्योंकि ये इस वेज के टच में है, तो वेज के एक्सीलरेशन के अलोंग ही ये इधर जाने वाला है, तो लेफ्ट में जाएगा, तो मैंने फिर लिख दिया M A1। अब देखिए ये इतनी इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 0 माइनस MA1। मैं यहाँ से अगर M डैश कॉमन लूं तो देखिए क्या मिलेगा, इस इधर से मिलेगा A2 माइनस A1, M डैश ये रहा माइनस के साथ, तो माइनस A1 और आएगा, और कहीं M डैश नहीं है, हटा दो। फिर जब आगे बढ़े तो मुझे M दिखाई दिया, मैंने माइनस M कॉमन ले लिया, यहां से मुझे क्या मिला, तो दिखाई दिया A3 दिख रहा है, प्लस का A1 दिखाई दे रहा है, माइनस कॉमन लिया हुआ है, तो फिर ये वाला टर्म हो जाएगा प्लस A1। जब यहां से अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे माइनस कॉमन लेके जाऊंगा तो इसका माइनस कॉमन होगा, तो ये तो एज इट इज हो गया, पर ये माइनस का प्लस हो गया। अब टोटल हो गए। अब देखिए यहां पर आएगा माइनस MA1 प्लस M डैश, ये होगा A2 माइनस 2A1 माइनस M कॉमन लिया हुआ है A3 प्लस 2A1। अब देखिए ये हमारे पास एक इक्वेशन बन के रेडी हो गई, ये पूरी एक कंप्लीट इक्वेशन बन के आ रही है, और इसके बाद हम आगे कहाँ जाएंगे वो देखना है। तो इसका सॉल्व कर लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये सॉल्व हो गया। देखिए बड़े आराम से हमने कर दिया, इसको वेज में लेके सिस्टम पूरा लिया, पहली इक्वेशन बन के रेडी हो गई। अब दूसरा मैं क्या करूं, तो इस इक्वेशन को तो मैं यहीं छोड़ देता हूं क्योंकि अपना काम तो हो गया। अब दूसरा केस इसमें बदलेगा, बदलेगा कैसे? अब मैं इस कोरोना को उठा के यहां पर बिठा देता हूं, अब ये यहां आ गया। देखिए क्यों ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं इसकी FVD बना के सॉल्व करूंगा तो ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम मांगेगा,
इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। उससे बचने के लिए अब अगर मैं ऑब्जर्वर को यही रखूंगा तो इसका एबीडी बनाओ नॉर्मल टेंशन mg, नॉर्मल टेंशन mg। तो अगर मैं दूसरे स्टेप में यहां से यहां उठा के बिठा दूं तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क सिर्फ एक पड़ेगा कि अब जब ये यहां बैठ जाएगा तो यहां सबसे पहले तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा एक्सेलरेशन ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू कोरोना कितना है, 0 आ गया। अब लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ वेज कितना है, नॉन जीरो। तो ये सारी की सारी कंडीशन किधर जा रही है, जो मैंने पहले ही बता रखा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए। जब ये यहां बैठ गया तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम बन गया कोरोना, क्योंकि पहले तो ये ग्राउंड में था, इसका वेलोसिटी 0 था, बट अब तो 0 नहीं है। तो अब यहां सीडो फोर्स भी आएगा। अब देखते हैं इसको कैसे हैंडल करोगे। जो ये ब्लॉक यहां पे रखा था जिसका मास था m डैश, इस पर एक एक्सेलरेशन यहाँ a2 था। अब जो सिस्टम का एक्सेलरेशन है वो लेफ्ट में है। सीडो का रूल क्या है, यहां पर जो सीडो लगेगा उसकी डायरेक्शन इस एक्सेलरेशन के अपोजिट होगी। तो वो होगा कितना, मास इसी का लोगे, m डैश a1 यहां पर आएगा। और ये सीडो वाला लेक्चर इस पे पहले से ही अपलोडेड है, आराम से देख ही लिया होगा, नहीं देखा है तो देख लेना। यहाँ पे यहाँ आ गए। अब देखते हैं थोड़ा आगे बढ़े तो देखा हमारे पास m डैश मास का यहाँ पर एक वेज है, ये इसके साथ कनेक्ट है। यहाँ पे कौन सा फोर्स लगने वाला है, m डैश जी। अब सोचिए इस m डैश जी और ये पूरा इतने की ही अगर हम बात करें तो नीचे खींचने वाला कौन, तो पता चला m डैश जी। इसको कोई सपोर्ट कर रहा है क्या, देखते आइए देखते आइए, यस सीडो और ये दोनों इस मोशन को सपोर्ट करेंगे। तो प्लस में होगा m डैश a1 इक्वल किसके होगा, पूरे सिस्टम का मास ले लो, m डैश मास कितना हो गया 2m डैश। अब दूसरा यहां पर जो एक्सेलरेशन आता है वो एक्सेलरेशन देखेगा कौन, कोरोना देखेगा, वही पुराना है। तो जब आप यहाँ पे खड़े हो, कोरोना यहाँ खड़ा है, तो उसको तो दिखाई देगा ना ये ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है। कितने एक्सीलरेशन से जा रहा है, A2 से जा रहा है, क्योंकि यही खड़ा है तो इसके लिए तो ये A2 हो गया। तो यहां पर लिख देना है A2। अब देखिए यहां से इक्वेशन नंबर 2 बड़े आराम से आ गई। बाद में m डैश को हम कैंसिल भी कर सकते हैं, तो इसका काम खत्म हो गया। तो अब मेरे पास इक्वेशन 1 बन गई, 2 बन गई। यही प्रोसेस इस इक्वेशन के साथ करो। देखो कैसे करोगे, ये वाला सिस्टम था ऐसे, ये आ रहा है A3 एक्सीलरेशन से इधर, नॉन इनर्शियल का एक्सीलरेशन है लेफ्ट में, तो जो सीडो फोर्स लगेगा उसमें मास लोगे इसका m, एक्सीलरेशन लोगे नॉन इनर्शियल ma1, और यहां पर थी हमारी पुली, ये ऐसे था, और जो ब्लॉक यहां लटका हुआ है m मास का, उस पर यहां फोर्स कितना लगेगा mg नीचे की तरफ। अब इसको ये वाला सीडो फोर्स इस बार सपोर्ट नहीं करेगा, अपोज करेगा। तो अब इसके लिए क्या करने वाले हो, ये तो 0 था, mg माइनस ma1, ये वाला नेट फोर्स हो गया। सिस्टम का मास क्या है, m और m 2m। एक्सेलरेशन इसमें कौन देखेगा, ये कोरोना, तो वो यहां खड़ा है, वो उसको अपनी तरफ आता हुआ देख भी रहा है, और वो किससे देख रहा है, A3 से देख रहा है। तो यहां लिख दोगे A3, देखिए यहां भी m काट सकते हो। तो यहां से m डैश अगर मैं कैंसिल करूं तो g प्लस a1 इक्वल टू a2 आ रहा है। ये देखिए मेरी सेकेंड इक्वेशन थी। यहां पर अगर m को कैंसिल करता तो कितना आ रहा था, g माइनस a1 और 2a3। तो ये भी एक इक्वेशन नंबर 3 बन के आ रही थी। तो इस टाइप से ये देखिए इक्वेशंस हमारी थर्ड ये बन गई, 2 ये बन गई और C ये बन गई। तो ये बड़े आराम से इसको हम फिर से रिपीट करें कि इसमें अगर ऐसे भी कर सकते हो फ्री बॉडी डायग्राम बना के, पर उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो ऑब्जर्वर चेंज करो, एक बार ग्राउंड पर एक बार यहाँ। तो सिंपल देखिए जब ये ऑब्जर्व करना शुरू कर देगा ना तो ये सिंपल समझ में आएगा, ये नीचे जा रहा है, ये देख रहा है, तो ज्यादा रिलेटिव का चक्कर नहीं आएगा, इक्वेशंस बन जाएंगे। फिर जब सॉल्व करोगे तो इसका ऑप्शन आएगा बी, यानी m माइनस m डैश और 2m प्लस 3n। तो ये सॉल्व हो गया। इसी टाइप से एक और देखो अच्छा सा प्रॉब्लम इसी से मिलता जुलता। हाँ जी बच्चा लोग, तो अब इसके बाद का ये जो क्वेश्चन है जो पहले किए थे उससे मिलता जुलता ये भी है।
लेकिन ये प्रॉब्लम मेरे अकॉर्डिंग तुम लोग इसको नोट कर सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो इसके थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन तुम इजीली सॉल्व करोगे, क्योंकि इसमें सब कुछ आने वाला है। इसमें देखिए क्या दिया है, जो ये वेज है इसका मास 2m है, ये एक्सेलरेशन है ए का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अगर मैं इसको लिखूं कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, थोड़ा इजी समझ में आएगा। लेकिन ये वाला जो एक्सेलरेशन दिया है वो इस प्रॉब्लम में दिया है कि ये एक्सेलरेशन ब्लॉक का है, बट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, वेज ए के रिस्पेक्ट में। ये है इस क्वेश्चन का सिनेरियो। और इसमें ये पूछा गया है कि बी का वैल्यू और ए का वैल्यू बताइए। तो देखो हम करेंगे कैसे। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने से पहले माइंड में क्या आना चाहिए, सबसे पहले ये कि ये एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ये वेज के रिस्पेक्ट में है। हम कोशिश करेंगे पहली कि इन दोनों का आपस में रिलेशन आ जाए। उस रिलेशन से मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है तो वो जब इसका एक्सेलरेशन देखे तो उसको कितना दिखाई देगा। ऐसा क्यों करूंगा, क्योंकि ऐसा अगर मुझे मिल गया तो मैं इस ब्लॉक का मोशन अलग से निकाल के एक्सेलरेशन को इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, देखिए वो दिया है, पहले वहां से चलते हैं। यहाँ पर दिया है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ए, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वी कैन राइट लाइक दिस, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। बट जब कुछ भी नहीं होता है तो यहाँ पर ग्राउंड होता है, यहाँ ग्राउंड होता है, ये हमें पता है, पर मेरी जरूरत है इस एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट। तो बी का एक्सेलरेशन यहाँ पर लिखोगे बी ब्लॉक का ए के रेस्पेक्ट में प्लस ए का एक्सेलरेशन, ये इक्वेशन बनेगी। अगर मैं बार बार वुड लाइक टू रिपीट इट, अगर इफ नथिंग इज गिवन हियर तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज द एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अब अगर मैं इसको वेक्टर के फॉर्मेट पे देखूं तो बी ए हमारा ये है, तो उसकी डायरेक्शन यहाँ पर होगी, और ए बी ए का वैल्यू कितना है एक्सेलरेशन में, वो बी है। लेकिन ए यानी ये वाला, तो इसका डायरेक्शन कहाँ है, ये एक्सेलरेशन हमें कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। इन दोनों का रिजल्टेंट ये ए बी होगा, ए बी जिसकी जरूरत हमें है, राइट। इन दोनों का रिजल्ट ये होगा। अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूं, बड़ा इजी है। ये देखिए थीटा दिया हुआ है, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लूं, यहां से देखिए थीटा एंगल दिखाई देगा। मैं यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ करूं 90, ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये वाला एंगल 90 माइनस, देखो ये थीटा 90, ये होगा 90 माइनस थीटा। अब मुझे अगर ये वेक्टर निकालना है तो एक्स वाई में परफेक्ट कंपोनेंट चाहिए। इस बी को रिजॉल्व कर दूं तो यहाँ पर कंपोनेंट क्या होगा, ये 90 माइनस थीटा है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो होगी v sin थीटा j कैप, नेगेटिव डायरेक्शन y का, और यहाँ पर जो इसका कंपोनेंट बनेगा वो होगा v cos थीटा i कैप। अब देखो अगर मुझे ए बी निकालना है तो एक्स एक्सिस में कंपोनेंट मिल गए, वाई में मिल गए, तो ये जो कंप्लीट वेक्टर होगा वो कैसा होगा, वो होगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। आई कैन राइट, देखो इसको लिख सकते हैं v cos थीटा पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स, माइनस ए और आई है, राइट। सेकेंड कंपोनेंट है माइनस b sin थीटा j। अब ये मुझे क्या मिला, ये मुझे मिल गया कि ग्राउंड पर अगर हमारा कोरोना है, ऑब्जर्वर है, वो इसका एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना देखेगा वो ये दिखाई दे रहा है। अभी भी इस क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स है। देखिए यहाँ पर बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन है, ये इसका एक्सेलरेशन है, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि एक कंप्लीट रिलेशन आ जाए। जरा सोचो, अब अगर मैं इसके पास आऊं, इस पूरे सिस्टम को जरा ध्यान से देखो, ये हमने स्टेप 1 पूरा किया। अब अगर मैं इसके स्टेप नंबर 2 पर आता हूं, ये हमारा डायग्राम था, यहाँ पर एंगल थीटा था, इसका मास 2 है और ये एक्सेलरेशन a है, यहाँ पर ये n मास का b ब्लॉक है। अगर मैं इसको ध्यान से ऑब्जर्व करूं कि इसकी x डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स मुझे दिखाई नहीं दे रहा है x डायरेक्शन में, यानी हम फिर से उसी ट्रिक पर आने वाले हैं कि नेट फोर्स 0, मतलब m1 a1 प्लस m2 a2 वाला।
तो जब नेट कोई जीरो है तो मैंने क्या करा कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नेट फोर्स अलोंग एक्स विल बी जीरो, तो मैंने यहाँ जीरो लिख दिया। अब जब मैं इसके पास पहुंचा तो इधर एक्सेलरेशन था ए, बट माइंड में रखना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो लेफ्ट साइड में है, मैं लिखूंगा -2m और ये एक्सेलरेशन ई। अब मैं पहुंचा ब्लॉक के पास, तो ब्लॉक में जो है वो देखिए ये है, एक्सेलरेशन तो इधर था, पर मुझे ये पता है इस इक्वेशन से कि एक्स डायरेक्शन में इतना एक्सेलरेशन होगा। ये कंपोनेंट बता रहा है ना, आई और जे, इसका मास कितना है, तो यहाँ पर मैंने लिखा m, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है b cos थीटा माइनस a ओमेगा। अब यहाँ आई कैप नहीं क्योंकि ये पहले से ही क्लियर है एक्स एक्सिस में। अब देखिए, अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो 2ma इक्वल m b cos थीटा माइनस a, मास से मास कैंसिल हो गया, 2a ये a इधर आएंगे, तो ये होगा 3a इक्वल b cos थीटा। अगर मैं सिर्फ b का वैल्यू निकालूं तो 3a अपॉन cos थीटा आ गया। अब देखिए ये b क्या है, ये एक्सेलरेशन है ये वाला, और ये a किसका था, इसका। अब दोनों में रिलेशन मिल गया। अब मैं ये चाह रहा था कि ये एक्सेलरेशन मुझे इन दोनों का एक अच्छा सा रिलेशन मिल जाए। अब देखना क्या करूंगा, ये वैल्यू जो मैंने निकाली है इसको तो मैं यही रख लेता हूं, ये हमारे काम की चीज है, इसको मैं हटा दूं। हमारे काम की जो चीज आई है वो ये है कि इस b का वैल्यू अब मैं यहां रखने जा रहा हूं। देखिए इससे क्या बेनिफिट होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, b को मैं इससे रिप्लेस कर रहा हूं, तो ये होगा 3a अपॉन cos थीटा ऑलरेडी यहां पर है, माइनस a एज इट इज रहेगा, ये आई कैप है, माइनस ये b का वैल्यू सामने लिखा हुआ है 3a अपॉन cos थीटा, साथ में मल्टीप्लाई किसका है sin थीटा का, और ये j का, इसका काम खत्म हो गया। अब देखिए इससे क्या बेनिफिट हुआ, इससे ये हुआ कि cos से cos कैंसिल हो गई, 3a माइनस a यानी सिर्फ 2a हो गया, 2a आई कैप, cos sin cot होता है तो माइनस का हुआ 3a tan थीटा और j कैप। अब मेरे पास एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का एक अच्छा सा रिलेशन बन के आ गया, और उसकी सारी वैल्यूज में a यानी ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन यहां से इजी हो जाता है। तो चलिए, हमारा टारगेट था a का वैल्यू निकालना, ये b का वैल्यू बताना और a का वैल्यू बताना। अब हम इजीली बता सकते हैं, तो नेक्स्ट वाले स्टेप में सिर्फ फोकस करोगे अपने इस ब्लॉक पर, और देखिए कितनी जल्दी सॉल्व होता है। देखना, अपने काम की चीज हमारे पास जो बची है वो ये है जो सामने बोर्ड पे दिखाई दे रही है। देखिए मैं इसको एक बार इधर लिख देता हूं कि जो ब्लॉक का एक्सीलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मिला है वो कितना है, 2a आई कैप माइनस 3a tan थीटा j कैप। ये इक्वेशंस पूरा सॉल्व कराएगी। देखिए कैसे, अब मैं सिर्फ ब्लॉक पर फोकस कर रहा हूं, यहां पर एंगल थीटा था, ये ब्लॉक जिसका मास m है, अगर मैं इसके नॉर्मल फोर्स की बात करूं तो यहां पर होगा, लेकिन जब मैं इसके mg की बात करूंगा तो mg तो यहां लगेगा। ऐसे अगर इस लाइन को आगे बढ़ा दिया जाए और इसको मैं थोड़ा आगे लूं तो ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। अब यहां पर देखिए कंपोनेंट क्या होगा, n cos थीटा, यहां पर कंपोनेंट क्या होगा, n sin थीटा। अब इस ब्लॉक के मोशन की हम बात कर रहे हैं, तो अगर मैं बात करूं कि इस कंपोनेंट के बेस पे जो रिएक्शन उसको किससे मिल रही है, इस बेस से मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं अलोंग x डायरेक्शन की बात करें, यानी अलोंग ओनली x डायरेक्शन, बड़ी जल्दी तुम समझ जाओगे। हम लोग यहाँ लिखेंगे n sin थीटा, जो x डायरेक्शन में फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, इसका मास कितना है m, और इसका एक्सेलरेशन x एक्सिस के अलोंग कितना है। ये देखिए इक्वेशन बता रही है 2a, तो यहां पर लिख दो 2a। यहां से अगर मैं m की वैल्यू निकालूं तो 2ma अपॉन sin थीटा, ये देखिए रिलेशन मिल गया। अब इसी ब्लॉक को हम y एक्सिस के अलोंग देख लेते हैं।
बाकी ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन तभी समझ आएंगे जब पिछले वाले सारे लेक्चर्स तुमने पढ़े, अदरवाइज एचएलपी इतनी जल्दी नहीं आता है। तो वाई डायरेक्शन में देख लो क्या दिखाई दे रहा है कि mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, n cos थीटा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। किस पर लगाया? मैंने ब्लॉक पर लगाया। किस डायरेक्शन में लगाया? वाई में। तो एक्सेलरेशन मुझे ब्लॉक का चाहिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वाई वाली साइड में। ये देखिए 3a tan थीटा, इस इक्वेशन के बेस पर मैंने यहाँ लिखा 3a tan थीटा। देखिए रिलेशन बन के आ गया। अब यहाँ पर क्या करोगे? mg, n का वैल्यू ऑलरेडी ये सॉल्व है, ये देखिए तो यहाँ पुट कर लो 2ma sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल होगा 3ma tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब देखो मास से मास कैंसिल कर दो, यहां पर जो रह जाएगा वो अगर मैं g को इधर रखूं, सारी वैल्यूज को इधर ले जाऊं, तो देखिए उधर क्या है? pa sin थीटा अपॉन cos थीटा है। यहां से मास तो कैंसिल हो गया, ये उधर जाएगा तो प्लस का होगा, 2 होगा, cos थीटा होगा और अपॉन में sin थीटा होगा। ये वैल्यूज आ गई। बट इसमें एक चीज कॉमन है, देखिए यहाँ 3 है, ये साथ जाएगा तो a को नहीं भूलना है। अब अगर मैं a को कॉमन लूं, एलसीएम हमारा क्या होगा? cos थीटा sin थीटा, इधर से 3 sin स्क्वायर थीटा बनेगा और प्लस का 2a cos स्क्वायर थीटा होगा, 2a cos स्क्वायर थीटा। बस मेरा टारगेट है इस एक्सीलरेशन को निकालना। तो इस अब देखिए ये हमारे लिए यूजलेस हो गया क्योंकि इसका हम यूज कर चुके हैं। तो चलिए और सॉल्व करो, ये जी इधर है, मुझे ए चाहिए, तो ए का वैल्यू होगा जी, इसके यहाँ पर आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये आएगा डिवाइड में। यहाँ पर हम एक काम और कर सकते हैं, जो 3 लिखा हुआ है साइन को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ऑलरेडी यहाँ पर क्या है कि a कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर a नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज है। 2 cos स्क्वायर थीटा यहाँ पर होगा 2 cos स्क्वायर थीटा। इससे फायदा क्या हुआ? यहाँ पर आएगा g sin थीटा cos थीटा, अब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 3 से 2 जाएंगे यानी 1 का 1, तो 3 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहां से देखिए एक्सेलरेशन a आ गया। अब ये किसका एक्सेलरेशन है? ये था अपने बेस का एक्सेलरेशन। अब मान लो मुझे इसी में b का बताना होता, अब तुम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो क्योंकि थोड़ी देर पहले एक रिलेशन डेवलप किया था उसमें, अब यहाँ पे मुझे ध्यान नहीं आ रहा वो क्या था, वहां से a और b का जो मैंने रिलेशन निकाला था b cos थीटा में, वहां पे रख देना तो ये सॉल्व हो जाएगा। यहां तक आने के बाद आगे का भी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा टर्म। अब एक और क्वेश्चन देखना है इसी टाइप का।